आज सुनिए हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ प्रेरक आत्मकथ्य। प्रस्तुत है गर्दिश के दिन। हो सकता है ये लेख कई लोगों के जीवन के निराशा भरे अंधकार में आशा का दीप जला दे। तो प्रस्तुत है गर्दिश के दिन। लिखने बैठ गया हूँ पर नहीं जानता संपादक की मंशा क्या है और पाठक क्या चाहते हैं। क्यों आखिर वे उन गर्दिशों के दिनों में झांकना चाहते हैं जो लेखक के अपने हैं और जिन पर वो शायद पर्दा डाल चुका है। अपने गर्दिश के दिनों को जो मेरे नामधारी एक आदमी थे, मैं किस हैसियत से फिर से जीऊँ? उस आदमी की हैसियत से या लेखक की हैसियत से? लेखक की हैसियत से गर्दिश को फिर से जी लेने और अभिव्यक्त कर देने में मनुष्य और लेखक दोनों की मुक्ति है। इसमें मैं कोई भोक्ता और सर्जक की निसंगता की बात नहीं दोहरा रहा हूँ, पर गर्दिश को फिर याद करने, उसे जीने में दारुण कष्ट है। समय के सींगों को मैंने मोड़ दिया, अब फिर उन सींगों को सीधा करके कहूँ, आ बैल मुझे मार। गर्दिश कभी थी, अब नहीं है, आगे नहीं होगी, ये गलत है। गर्दिश का सिलसिला बदस्तूर है। मैं निहायत बेचैन मन का संवेदनशील आदमी हूँ। मुझे चैन कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए गर्दिश नियति है। हाँ, यादें बहुत हैं। पाठक को शायद इसमें दिलचस्पी हो कि ये जो हरिशंकर परसाई नाम का आदमी है, जो हंसता है, जिसमें मस्ती है, जो ऐसा तीखा है, कटु है, इसकी अपनी ज़िंदगी कैसी रही? ये कब गिरा, फिर कब उठा, कैसे टूटा? ये निहायत कटु, निर्मम और धोबी पछाड़ आदमी है। संयोग की बचपन की सबसे तीखी याद प्लेग की है। 1936 या 37 होगा। मैं शायद 8वीं का छात्र था। कस्बे में प्लेग पड़ी थी। आबादी घर छोड़ जंगल में टपरे बनाकर रहने चली गई थी। हम नहीं गए थे। माँ सख्त बीमार थीं, उन्हें लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था। भाएं भाएं करते पूरे आसपास में हमारे घर में ही चहल पहल थी। काली रातें, इनमें हमारे घर जलने वाले कंदील। मुझे इन कंदीलों से डर लगता था। कुत्ते तक बस्ती छोड़ गए थे। रात के सन्नाटे में हमारी आवाज़ें हमें ही डरावनी लगती थीं। रात को मरणासन माँ के सामने हम लोग आरती गाते, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करें। गाते गाते पिताजी सिसकने लगते। माँ बिलक कर हम बच्चों को हृदय से चिपटा लेती और हम भी रोने लगते। रोज़ का ये नियम था। फिर रात को पिताजी, चाचा और 2-1 रिश्तेदार लाठी बल्लम लेकर घर के चारों तरफ घूम घूम कर पहरा देते। ऐसे भयानक और त्रासदायक वातावरण में एक रात तीसरे प्रहर माँ की मृत्यु हो गई। कोलाहल और विलाप शुरू हो गया। कुछ कुत्ते भी सिमट कर आ गए और योग देने लगे। 5 भाई बहनों में माँ की मृत्यु का अर्थ मैं ही समझता था, सबसे बड़ा था। प्लेग की वे रातें मेरे मन में गहरे उतरी हैं। जिस आतंक, अनिश्चय, निराशा और भय के बीच हम जी रहे थे, उसके सही अंकन के लिए बहुत पन्ने चाहिए। ये भी कि पिता के सिवा हम कोई टूटे नहीं थे, वो टूट गए थे। वो इसके बाद भी 5-6 साल जिए, लेकिन लगातार बीमार, हताश, निष्क्रिय और अपने से ही डरते हुए। धंधा ठप, जमा पूंजी खाने लगे। मेरे मैट्रिक पास होने की राह देखी जाने लगी। समझने लगा था कि पिताजी भी अब जाते ही हैं। बीमारी की हालत में उन्होंने एक भाई की शादी कर ही दी थी। बहुत मनहूस उत्सव था वो। मैं बराबर समझ रहा था कि मेरा बोझ कम किया जा रहा है, पर अभी 2 छोटी बहनें और एक भाई थे। मैं तैयार होने लगा। खूब पढ़ने वाला, खूब खेलने वाला और खूब खाने वाला मैं शुरू से था। पढ़ने और खेलने में मैं सब कुछ भूल जाता था। मैट्रिक हुआ, जंगल विभाग में नौकरी मिली। जंगल में सरकारी टपरे में रहता, ईंटें रखकर उन पर पटिया जमा कर बिस्तर लगाता। नीचे ज़मीन चूहों ने पोली कर दी थी। रात भर नीचे चूहे धमा चौकड़ी करते रहते और मैं सोता रहता। कभी चूहे ऊपर आ जाते तो नींद टूट जाती, पर मैं फिर सो जाता। 6 महीने धमा चौकड़ी करते चूहों पर मैं सोया। बेचारा परसाई। नहीं, मैं खूब मस्त था। दिन भर काम, शाम को जंगल में घुमाई, फिर हाथ से बनाकर खाना खाया, भरपेट भोजन, शुद्ध घी और दूध। पर चूहों ने बड़ा उपकार किया। ऐसी आदत डाली कि आगे की ज़िंदगी में भी
तरह तरह के चूहे मेरे नीचे उधम करते रहे, सांप तक सर्राते रहे, मगर मैं पटिया बिछाकर पटिए पर सोता रहा हूँ। चूहों ने ही नहीं, मनुष्यनुमा बिच्छुओं और सांपों ने भी मुझे बहुत काटा, पर जहर मोहरा मुझे शुरू में ही मिल गया, इसलिए बेचारा परसाई का मौका ही नहीं आने दिया। उसी उम्र से दिखाऊ सहानुभूति से मुझे बेहद नफरत है। अभी भी दिखाऊ सहानुभूति वाले को चाटा मार देने की इच्छा होती है। जब्त कर जाता हूँ, वरना कई शुभचिंतक पिट जाते। फिर स्कूल मास्टरी, फिर टीचर्स ट्रेनिंग और नौकरी की तलाश। उधर पिताजी मृत्यु के नज़दीक, भाई पढ़ाई रोककर उनकी सेवा में, छोटी बहनें बड़ी बहन के साथ। हम शिक्षण की शिक्षा ले रहे हैं। फिर नौकरी की तलाश। एक विद्या मुझे और आ गई थी, बिना टिकट सफ़र करना। जबलपुर से इटारसी, टिमरनी, खंडवा, इंदौर, देवास बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। पैसे थे नहीं, मैं बिना टिकट बेखटके गाड़ी में बैठ जाता। तरकीबें बचने की बहुत आ गई थीं। पकड़ा जाता तो अच्छी अंग्रेजी में अपनी मुसीबत का बखान करता। अंग्रेजी के माध्यम से मुसीबत बाबुओं को प्रभावित कर देती और वे कहते, लेट्स हेल्प द पुअर बॉय। दूसरी विद्या सीखी उधार मांगने की। मैं बिल्कुल निसंकोच भाव से किसी से भी उधार मांग लेता। अभी भी इस विद्या में सिद्ध हूँ। तीसरी चीज़ सीखी बेफिक्री। जो होना होगा होगा, क्या होगा ठीक ही होगा। मेरी एक बुआ थी, गरीब, जिंदगी गर्दिश भरी, मगर अपार जीवन शक्ति थी उसमें। खाना बनने लगता तो उनकी बहू कहती, बाई न दाल ही है न तरकारी। बुआ कहती, चल चिंता नहीं। राह मोहल्ले में निकलती और जहाँ उसे छप्पर पर सब्जी दिख जाती, वहीं अपनी हम उम्र मालकिन से कहती, ए कौशल्या, तेरी तोरई अच्छी आ गई है, जरा दो मुझे भी तोड़ के दे दे, और खुद तोड़ लेती। बहू से कहती, ले बना डाल, जरा पानी ज़्यादा डाल देना। मैं यहाँ वहाँ से मारा हुआ उसके पास जाता तो वो कहती, चल कोई चिंता नहीं, कुछ खा ले। उसका ये वाक्य मेरे लिए ताकत बना, कोई चिंता नहीं। गर्दिश फिर गर्दिश। होशंगाबाद शिक्षा अधिकारी से नौकरी मांगने गए, निराश हुए। स्टेशन पर इटारसी के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए बैठा था। पास में 1 रुपया था जो कहीं गिर गया था। इटारसी तो बिना टिकट चला जाता, पर खाऊं क्या। दूसरे महायुद्ध का ज़माना, गाड़ियाँ बहुत लेट होती थीं, पेट खाली, पानी से बार बार भरता। आखिर बेंच पर लेट गया। 14 घंटे हो गए। एक किसान परिवार पास आकर बैठ गया। टोकरे में अपने खेत के खरबूजे थे। मैं उस वक्त चोरी भी कर सकता था। किसान खरबूजा काटने लगे। मैंने कहा, तुम्हारे खेत के होंगे, बड़े अच्छे हैं। किसान ने कहा, सब नर्मदा मैया की कृपा है भैया, शक्कर की तरह हैं, लो खा के देखो। उसने 2 बड़ी फांकें दी। मैंने कम से कम छिलका छोड़कर खा लिया। पानी पिया, तभी गाड़ी आई और हम खिड़की में घुस गए। नौकरी मिली जबलपुर से सरकारी स्कूल में। किराए तक के पैसे नहीं। अध्यापक महोदय ने दरी में कपड़े बांधे और बिना टिकट चढ़ गए गाड़ी में। पास में कलेक्टर का खानसामा बैठा था। बातचीत चलने लगी। आदमी मुझे अच्छा लगा। जबलपुर आने लगा तो मैंने उसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा, चिंता मत करो, सामान मुझे दो, मैं बाहर जाकर राह देखूंगा। तुम कहीं पानी पीने के बहाने सीखचों के पास पहुंच जाना। नल सीखचों के पास ही है। वहाँ सीखचों को उखाड़ कर निकलने की जगह बनी हुई है, खिसक लेना। मैंने वैसा ही किया। बाहर खानसामा मेरा सामान लिए खड़ा था। मैंने सामान लिया और चल दिया शहर की तरफ। कोई मिल ही जाएगा जो कुछ दिन पनाह देगा। अनिश्चय में जी लेना मुझे तभी आ गया था। पहले दिन जब बाकायदा मासाब बने तो बहुत अच्छा लगा। पहली तनख्वाह मिली ही थी कि पिताजी की मृत्यु की खबर आ गई। माँ के बचे जेवर बेचकर पिता का श्राद्ध किया और अध्यापकी के भरोसे बड़ी जिम्मेदारियाँ लेकर जिंदगी के सफ़र पर निकल पड़े। उस अवस्था की इन गर्दिशों के जिक्र मैं आखिर क्यों इस विस्तार से कर गया। गर्दिशें बाद में भी आईं, अब भी आती हैं, आगे भी आएंगी, पर उस उम्र की गर्दिशों की अपनी अहमियत है। लेखक की मानसिकता और व्यक्तित्व निर्माण में इनका गहरा संबंध है। मैंने कहा है, मैं बहुत भावुक, संवेदनशील और बेचैन तबीयत का आदमी हूँ।
सामान्य स्वभाव का आदमी ठंडे ठंडे जिम्मेदारियां भी निभा लेता, रोते गाते दुनिया से तालमेल भी बिठा लेता और एक व्यक्तित्वहीन नौकरी पेशा आदमी की तरह जिंदगी साधारण संतोष से गुजार लेता। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिम्मेदारियां, दुखों की वैसी पृष्ठभूमि और अब चारों तरफ से दुनिया के हमले। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल था अपने व्यक्तित्व और चेतना की रक्षा। तब सोचा नहीं था कि लेखक बनूंगा, पर मैं अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की रक्षा तब भी करना चाहता था। जिम्मेदारी को गैर जिम्मेदारी की तरह निभाओ, मैंने तय किया। परसाई, डरो मत किसी से, डरे कि मरे। सीने को ऊपर ऊपर कड़ा कर लो, भीतर तुम जो भी हो। जिम्मेदारी को गैर जिम्मेदारी की तरह निभाओ। जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ निभाओगे तो नष्ट हो जाओगे, और अपने से बाहर निकलकर सब में मिल जाने से व्यक्तित्व और विशिष्टता की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। अपने से बाहर निकलो, देखो, समझो और हंसो। मैं डरा नहीं, बेईमानी करने में भी नहीं डरा, लोगों से नहीं डरा तो नौकरियां गईं, लाभ गए, पद गए, इनाम गए। गैर जिम्मेदार इतना कि बहन की शादी करने जा रहा हूँ, रेल में जेब कट गई, मगर अगले स्टेशन पर पूड़ी साग खाकर मज़े में बैठा हूँ कि चिंता नहीं, कुछ हो ही जाएगा। मेहनत और परेशानी ज़रूर पड़ी, यूँ कि बेहद बिजली पानी के बीच एक पुजारी के साथ बिजली की चमक से रास्ता खोजते हुए रात भर अपनी बड़ी बहन के गांव पहुंचना और कुछ घंटे रहकर फिर वापसी यात्रा, फिर दौड़ धूप। मगर मदद आ गई और शादी भी हो गई। इन्हीं परिस्थितियों के बीच मेरे भीतर लेखक कैसे जन्मा, ये सोचता हूँ। पहले अपने दुखों के प्रति सम्मोहन था। अपने को दुखी मानकर और मनवा कर आदमी राहत पा लेता है। बहुत लोग अपने लिए बेचारा सुनकर संतोष का अनुभव करते हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगा, पर मैंने देखा इतने ज़्यादा बेचारों में मैं क्या बेचारा, इतने विकट संघर्षों में मेरा क्या संघर्ष। मेरा अनुमान है कि मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया होगा। दूसरे, इसी से मैंने अपने व्यक्तित्व की रक्षा का रास्ता देखा। तीसरे, अपने को अवशिष्ट होने से बचाने के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये तब की बात है, मेरा ख्याल है तब ऐसी ही बात होगी, पर जल्दी ही मैं व्यक्तिगत दुख के इस सम्मोहन जाल से निकल गया। मैंने अपने को विस्तार दे दिया। दुखी और भी हैं, अन्याय पीड़ित और भी हैं, अनगिनत शोषित हैं। मैं उनमें से एक हूँ, पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना संपन्न हूँ। यहीं कहीं व्यंग लेखक का जन्म हुआ। मैंने सोचा होगा, रोना नहीं है, लड़ना है। जो हथियार हाथ में है उसी से लड़ना है। मैंने तब ढंग से इतिहास, समाज, राजनीति और संस्कृति का अध्ययन शुरू किया। साथ ही एक औघड़ व्यक्तित्व बनाया और बहुत गंभीरता से व्यंग लिखना शुरू कर दिया। मुक्ति अकेले की नहीं होती, अलग से अपना भला नहीं हो सकता। मनुष्य की छटपटाहट मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए, पर यह बड़ी अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अकेले वही सुखी है जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। उनकी बात अलग है। अनगिनत लोगों को सुखी देखता हूँ और अचरज करता हूँ कि ये सुखी कैसे हैं। ना उनके मन में सवाल उठते हैं, ना शंका उठती है। ये जब तब सिर्फ शिकायत कर लेते हैं। शिकायत भी सुख देती है और वे ज़्यादा सुखी हो जाते हैं। कबीर ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागने वाले का रोना कभी ख़त्म नहीं। व्यंग लेखक की गर्दिश भी ख़त्म नहीं होगी। ताज़ा गर्दिश ये है कि पिछले दिनों राजनीतिक पद के लिए पापड़ बेलते रहे। कहीं से उम्मीद दिला दी गई कि राज्यसभा में हो जाएगा। 1 महीना बड़ी गर्दिश में बीता। घुसपैठ की आदत नहीं है। चिट भीतर भेजकर बाहर बैठे रहने में हर क्षण मृत्यु पीड़ा होती है। बहादुर लोग तो महीनों चिट भेजकर बाहर बैठे रहते हैं, मगर मरते नहीं। अपने से नहीं बनता। पिछले कुछ महीनों ऐसी गर्दिश के थे। कोई लाभ खुद चलकर दरवाजे पर नहीं आता, चिरौरी करनी पड़ती है। लाभ थूकता है तो उसे हथेली पर लेना पड़ता है। इस कोशिश में बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ी गर्दिश भोगी। मेरे जैसे लेखक की एक गर्दिश और है। भीतर जितना बवंडर महसूस कर रहे हैं उतना शब्दों में नहीं आ रहा है, तो दिन रात बेचैन है। ये बड़ी गर्दिश का वक्त होता है जिसे सर्जक ही समझ सकता है। यूँ गर्दिशों की एक याद है।
पर सही बात यह है कि कोई दिन गर्दिश से खाली नहीं है और ना कभी गर्दिश का अंत होना है। ये और बात है कि शोभा के लिए कुछ अच्छे किस्म की गर्दिशें चुन ली जाएं, उनका मेकअप कर दिया जाए, उन्हें अदाएं सिखा दी जाएं, थोड़ी चुलबुली गर्दिश हो तो और अच्छा, और पाठक से कहा जाए, ले भाई देख मेरी गर्दिश। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ प्रेरक आत्मकथ्य।